हेलो एवरीवन एंड माय नेम इज हसीब अहमद और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर। जब ग्रेविटेशन चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि न्यूटन के लॉज क्या थे, न्यूटन के आगे आगे साइंटिस्ट क्या कहते थे, न्यूटन के बाद साइंटिस्ट ने क्या क्या और कैसे कैसे इन जो थ्योरीज थी डिस्कवरी की, वो सारे पढ़ेंगे आज ग्रेविटेशन के बारे में। फाइनली अब आज हम ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं और कुछ टॉपिक्स मेन जो हैं उसमें डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन में। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जैसे हो गया, केपलर्स लॉज ऑफ हो गया, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन अबाउट द फिजिक्स। तो आपको लगता है कि न्यूटन के लॉज तो आए, ठीक है, तो न्यूटन के पहले पहले हम समझेंगे कि क्या ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट तभी शुरू हुआ जब न्यूटन आए? नहीं, तभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ था। न्यूटन से पहले ही ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। अच्छा भाई, किसने शुरू किया? कौन था वो? कौन था वो महान शख्स जिसने न्यूटन से पहले ग्रेविटेशन का जो फंडा है वो बताया? वो बेहतरीन साइंटिस्ट, अमेजिंग, वो साइंटिस्ट ने 3 लॉज दिए थे न्यूटन से पहले, जिससे न्यूटन ने आइडिया लेके ये लॉज दिए हमें। वो कौन महान शख्स था? वो शख्स था, हम उसने 3 खतरनाक लॉज दिए थे, खतरनाक लॉज। वो कौन शख्स था? कौन महान शख्स था? इतना महान था कि 3 लॉज दिए बिना टेलीस्कोप, कुछ माइक्रोस्कोप के बिना, टेलीस्कोप के बिना लॉ 3 दे दिए। कौन था वो महान शख्स? वो महान शख्स था सर जॉन्स केपलर। केपलर ने 3 लॉज दिए थे। केपलर ने बताया कि प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, प्लैनेट्स की स्टोरी, प्लेनेटरी मॉडल की स्टोरी, जैसे भी ग्रेविटेशन की स्टोरी किसने शुरू की थी आपको पता है? इट्स जॉन्स केपलर। केपलर ने बताया, केपलर ने हमें बताया ग्रेविटेशन, प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं। केपलर ने बताया सन कैसे काम करता है। तो आइए डिस्कस करते हैं पहले पहले 3 खतरनाक लॉज जो केपलर ने हमें बताए, द केपलर लॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। वो कौन कौन से लाते? केपलर का फर्स्ट लॉ, केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है वो समझते हैं। केपलर का फर्स्ट लॉ ये कहता है द planets revolve around the sun the planets revolve around the sun in, या आप ऐसे भी कह सकते हैं planets revolve around the sun in the elliptical form, elliptical form, elliptical फॉर्म या ऑर्बिटल शेप, ये भी कह सकते हैं आप। इलिप्टिकल फॉर्म में जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड इलिप्स के फॉर्म में घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये उसके ऑर्बिट में कैसे घूमते हैं कि इलिप्स के फॉर्म में घूमते हैं। ये हमने केपलर ने बताया। बट ये इंपॉर्टेंट चीज भी बताई केपलर ने, हैविंग सन इज द वन ऑफ द फोकाई। केपलर ने ये बताया कि प्लैनेट्स सन के अराउंड, जो भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड घूमते हैं, बट इलिप्स के फॉर्म में घूमते हैं। और बताया वो केपलर ने, ये दूसरी पॉइंट बताई हमें कि सन जो है वो फोकाई है, उसमें से एक फोकाई है, कोई भी फोकाई, 2 फोकाई होते हैं इलिप्स के। बेसिकली इलिप्स है क्या, इलिप्स के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि इलिप्स के वीडियो पे आए तो पूरा का पूरा वीडियो बन सकता है, पूरा का पूरा वीडियो इलिप्स पे बन सकता है।
पर हम डिटेल में इतना नहीं जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे इलिप्स के कुछ पॉइंट्स तो आपको रिमेंबर करने हैं। याद रखिएगा, अगर आप दो पॉइंट फिक्स्ड करें, एक धागा लें, एक धागा लें जो और धागे को दो पॉइंट्स पे ऐसे फिक्स कर दें, दो पॉइंट्स पे ऐसे फिक्स कर दें और धागा ऐसे लटक रहा है, या शायद मैं आपको सही है, धागा ऐसे क्या कर रहा है, लटक रहा है, बिल्कुल। तो आप धागे को खींच ले पेन के साथ, पेन के साथ खींचेंगे, जब आप इसको रिवॉल्व कराएंगे तो एक इलिप्स की शेप बन जाएगी, एक इलिप्स की शेप बन जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज 5 सेकंड रुकते हैं, देखते हैं, मैं आपको बताता हूं कि इलिप्स की एनिमेशन कैसे होती है, इलिप्स की शेप कैसे बनाते हैं। आइए 5 सेकंड रुकते हैं, इलिप्स की पहले आपको मैं एनिमेशन दिखाऊं, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये थी एक ही एनिमेशन। 1 2 3 4 5। देखिए यानी मैं आपने एनिमेशन देखी, उम्मीद है कि आपने एनिमेशन देखी होगी। उस एनिमेशन में मैं क्या कर रहा हूँ कि दो पॉइंट्स है उसको क्या कर रहा हूँ, फिक्स्ड कर रहा हूँ। ठीक है, दो पॉइंट्स को फिक्स्ड करके एक पेन को क्या कर रहा हूँ, खींच के उस पेन को जब मैं रिवॉल्व करता हूँ उन दो पॉइंट्स के अराउंड, तो एक एलिप्टिकल शेप बनती है। और जो दो पॉइंट्स जिस पर धागा मैंने फिक्स्ड किया था, उन दो पॉइंट्स को हम कहते हैं फोकाई। उन दो पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, फोकाई। मैं एक इलिप्स की शेप बना दूं। उन दो पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, फोकाई। ठीक है, ये क्या है, फोकाई 1, ये क्या है, फोकाई 2। ठीक है, ये केपलर ने कहा, और केपलर ने कहा सपोज करके अर्थ यहां है, अर्थ कहां है, सपोज करके केपलर ने कहा सपोज करे अर्थ यहां है। ठीक है, तो सूरज, या याद रखिएगा जो सूरज होगा ना, वो सूरज दोनों फोकाई में से किसी भी फोकाई पे हो सकता है, बट याद रखिएगा सूरज होगा कहां, फोकाई पे। सूरज होगा कहां, फोकाई पे। केपलर ने बताया, केपलर ने बताया हमें कि प्लैनेट्स जो सन के अराउंड घूमते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं घूमते। पहले पहले जो साइंटिस्ट आए उन्होंने कहा हमें कि प्लैनेट्स जो सन के अराउंड घूमते हैं वो सर्कुलर शेप में घूमते हैं, बट केपलर आए, केपलर ने कहा ऐसा नहीं है कि प्लैनेट सन के अराउंड सर्कुलर ऑब्जेक्ट सर्कुलर शेप में एग्जैक्टली सर्कुलर घूमते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक थोड़ा एलिप्टिकल फॉर्म में घूमते हैं, जैसा कि चपटा सर्किल। आप एक सर्कुलर शेप लो, उसको थोड़ा चपटा दो, फिर चपटा सर्किल को हम क्या कहते हैं, एलिप्टिकल फॉर्म। जो एग की शेप होती है वो भी एलिप्टिकल होती है। ठीक है ना, ये हमने केपलर में बताया। केपलर का ऐसा ही होता है कि प्लैनेट्स जो सन के अराउंड घूमते हैं वो एलिप्स के फॉर्म में घूमते हैं। ठीक है, सपोज करें ये अर्थ है, ये अर्थ है, और ये क्या है, सन है। सन, सन इज द वन ऑफ द फोकाई। सन कहां होगा, फोकाई पे होगा। वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है। यही केपलर ने बताया, ये केपलर में बताया। और इलिप्स की बात करते हैं। आइए कि अगर मैं एक लाइन यहां से लूं और एक लाइन यहां से लूं, तो देखिए दो लाइंस मैंने ली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम क्या कहते हैं वो हम समझते हैं। याद रखिएगा, जो ये लाइन है ना, जो ये लाइन, जो छोटी सी लाइन है, ये छोटी सी लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, क्या, माइनर एक्सिस। अगर इस आधी लाइन की बात कर लें तो इसको हम कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, अगर इस लाइन, बड़ी लाइन जो है,
बड़ी लाइन जो है, इस बड़ी लाइन की बात करें तो इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस कहते हैं। अगर इस आधी बड़ी लाइन है उसको आधा कर लें, सिर्फ इस आधी लाइन की बात करें तो इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो बीच में जो पॉइंट है यार सारे सारे जहां मीट कर रहे हैं इसको कहते हैं सेंटर, इलिप्स का सेंटर, इलिप्स का सेंटर, ठीक है। तो याद रखिएगा जो सेंटर से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होता है वो ए से डिनोट करते हैं, और जो मेजर एक्सिस है उसको किससे डिनोट करते हैं? सेमी मेजर एक्सिस को किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। ये सैंपल है, कुछ आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। यही हमें बताया वो किसने? सर जॉन्स केपलर ने। जॉन्स केपलर ने बड़ी खतरनाक बात कर दी कि प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं पर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, ऑर्बिट्स में घूमते हैं ना, ऑर्बिट्स में घूमते हैं पर इलिप्टिकल फॉर्म में घूमते हैं, सन उसका एक बना था फोका है। और आइए बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की। इसेंट्रिसिटी, व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी? मैं आपको सिंपल वर्ड समझाऊं, मैं एक मैथ का आप लेक्चर रखूंगा तो उसमें हम इसेंट्रिसिटी की पूरी बात करेंगे। इसेंट्रिसिटी, व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी? याद रखिएगा कि इसेंट्रिसिटी क्या है, या इसेंट्रिसिटी हमें बताती है कि इलिप्स कितना चपटा है, कितना बड़ा है, कितना चपटा हुआ है, तो हमें वो बताती है इसेंट्रिसिटी। क्या? इसेंट्रिसिटी हमें बताती है कि इलिप्स कितना चपटा है, कितना बड़ा है, वो हमें बताती है इसेंट्रिसिटी। तो याद रखिएगा इसेंट्रिसिटी जब जीरो होगी तो वो क्या बनेगा? सर्किल बनेगा, सर्कल बनेगा, ठीक है। तो जब इन्होंने इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट, जॉन्स केपलर ने, तो सर्किल बनेगा। तो ये तो लॉ, अगर अगर क्योंकि इसेंट्रिसिटी जीरो हो गई तो ये सर्किल बन जाएगा, क्योंकि हमें तो जॉन्स केपलर ने कहा इसेंट्रिसिटी जीरो नहीं होती इसकी, क्योंकि इलिप्स के फॉर्म में घूमते हैं, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी जीरो नहीं होती। हमें पता है कि याद रखिएगा जॉन्स केपलर ने जब इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट की तो वो मिली हमें 0.01। इट मीन इसेंट्रिसिटी जो थी वो इतनी छोटी थी, इतनी निग्लिजिबल थी। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि इलिप्स के ऐसे ऐसे घूमते हैं, इलिप्स पूरा इलिप्टिकल घूमते हैं, नहीं, थोड़ा इलिप्टिकल फॉर्म में घूमते हैं। तभी तो इसेंट्रिसिटी 0.01 आई थी, बहुत ही कम आई थी। पर घूमते हैं, इलिप्स के फॉर्म में घूमते हैं, ऐसा नहीं है कि इलिप्स के फॉर्म में नहीं घूमते, घूमते हैं पर थोड़ा थोड़ा घूमते हैं, इतना नहीं, पूरा इलिप्टिकल घूमते हैं। बस घूमते हैं पर थोड़ा घूमते हैं इलिप्टिकल फॉर्म में, ठीक है। याद रखिएगा यही है बेहतरीन फंडा इसका, केपलर का फर्स्ट लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन जो हमें केपलर ने बताया। उम्मीद है कि आपको फर्स्ट लॉ केपलर का समझ आ गया होगा कि केपलर ने क्या क्या कहा, ठीक है। तो आइए सेकंड लॉ ऑफ द केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझते हैं कि सेकंड लॉ में केपलर ने क्या कहा और क्या बड़ा फंडा बताया, वो ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सी है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सी है? केपलर का फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि ऑर्बिट्स के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? ऑर्बिट्स के बारे में बताता है, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए दूसरा लॉ डिस्कस करते हैं केपलर का। केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है वो समझते हैं। सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स, यहां ऐसे लिखते हैं केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है वो समझते हैं। केपलर ने सेकंड लॉ दिया ना, उसने साइंटिस्ट का बहुत ही फंडा अमेजिंग उसको हैरान कर दिया।
तभी तो टेलीस्कोप ही नहीं था यार। टेलीस्कोप के बिना ही केपलर नहीं लाभ होता है। ये बड़ी बात है। अभी तो टेलीस्कोप के साथ देख सकते हैं चीजें, पर केपलर ने क्या बड़ी चीजें बताई थी। तो ये देखो, अब देखते हैं केपलर ने सेकंड ना क्या बताया। केपलर ने कहा हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ भाई, इलिप्स बनाओ, इलिप्स बनाओ, हाँ हाँ भाई, इलिप्स बनाते हैं। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल इलिप्स बना दिया, ठीक है। तो ये केपलर ने कहा ये फोकाई वन है, सपोज करते हैं फोकाई पे हमारा क्या है, सन है, बिल्कुल सन है, ठीक है। तो केपलर ने कहा कि एक रेडियस वेक्टर बनाने, क्या कहा केपलर ने, केपलर ने क्या कहा, केपलर ने कहा कि एक रेडियस वेक्टर बना ले, कहां से कहां तक, प्लैनेट से सन तक कोई रेडियस वेक्टर बना ले। बना लिया रेडियस वेक्टर, बिल्कुल बना दिया। तो केपलर ने कहा सपोज करते हैं कि अर्थ जो है वो मूव करती है dt टाइम में, इट मींस थोड़ा थोड़ा टाइम गुजरता है। देखते हैं, तो अर्थ यहां थी, अब थोड़े टाइम के बाद अर्थ कहाँ आ गई है, वो यहां आ गई है। क्या, कहाँ आ गई है, यहाँ आ गई है। कितने टाइम में आई है, कितने टाइम में आई है, dt टाइम में आई है। dt टाइम इज भी थोड़ा टाइम। जब अर्थ यहाँ है, ठीक है, और सन से हमने अर्थ तक कोई रेडियस आर बनाया है, ठीक, आर बनाया, ठीक है। तो केपलर ने कहा कुछ टाइम गुजरने दो, कुछ टाइम थोड़ा गुजरा, dt टाइम थोड़ा टाइम गुजरा, थोड़े टाइम के बाद अर्थ रिवॉल्व करती है ना, बिल्कुल थोड़े टाइम के बाद अर्थ थोड़ा यहाँ आ गई, सपोज करते हैं आ गई, तो कितना dt टाइम कवर हुआ। तो केपलर ने कहा कि यहाँ पहले पहले रेडियस वेक्टर यहाँ था, अब रेडियस वेक्टर भी पहले रेडियस वेक्टर यहाँ था, अब अर्थ यहाँ मूव हो गई है, तो रेडियस वेक्टर भी थोड़ा थोड़ा क्या होगा, क्या हुआ होगा, मूव हुआ होगा। तो रेडियस वेक्टर भी मूव हुआ होगा। मूव हुआ होगा, क्या हुआ होगा, मूव हुआ होगा। तो केपलर ने कहा जो भी ये प्लानेट जितनी ये एरिया स्वीप करेगा, ये जितनी एरिया स्वीप आउट करेगा, तो ये स्वीप आउट एरिया क्या होगी, क्या होगी, ये स्वीप आउट एरिया क्या होगी, इस स्वीप आउट का एरिया का रेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इट मीन्स डी ए बाई डी टी, डी ए, नेपलर ने बताया जब कोई भी प्लानेट हो वो डी टाइम लगाए और जो भी एरिया कवर करे, ठीक है, तो डी ए जो एरिया कवर करेगा, किसी टाइम में कवर करेगा, उस एरिया का कांस्टेंट रेट, जो एरिया का जो रेट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और डी ए बाई डी टी किसके इक्वल होता है, एरियल वेलोसिटी के इक्वल होता है। किसके होता है इक्वल, एरियल वेलोसिटी के इक्वल होता है। इट मींस एरियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये हमें बताया। केपलर का सेकंड लॉ हमें क्या बताता है, अगर कोई प्लैनेट हो डी टाइम लगाए और टाइम एरिया जुगाए, कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगा, बिल्कुल एरिया कवर करेगा, तो एरिया कवर करेगा कुछ ना कुछ टाइम में कवर करेगा। तो डी ए बाई डी टी किसका होता है, एरियल वेलोसिटी की इक्वल होता है। इट मींस एरियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, प्लैनेट्स की कांस्टेंट होगी। केपलर का सेकंड लॉ हमें बताता है एरियल वेलोसिटी के बारे में। एरियल वेलोसिटी के बारे में हमें प्रिंसिपल क्या है, एरियल वेलोसिटी के बारे में केपलर का सेकंड लॉ हमें बताता है। केपलर का सेकंड लॉ हमें कहता है कि अगर कोई प्लैनेट हो डी टाइम लगाए और एरिया डी ए कवर करे, स्वीप आउट करे, तो ये रेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये रेट किस इक्वल होगा, एरियल वेलोसिटी के इक्वल होगा, और एरियल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। केपलर का सेकंड लॉ हमें यही बताता है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सारे लॉज, सारे लॉज किसी ना किसी प्रिंसिपल,
किसी ना किसी कंजर्वेशन पे डिपेंड है, किसी न किसी कंजर्वेशन में डिपेंड है। ये लॉ किस कंजर्वेशन को, किस, ये प्रिंसिपल नहीं, ये पॉइंट है, ठीक है, किस प्रिंसिपल को, किस कंजर्वेशन को फॉलो करता है वो हमें बताइए, वो हमें नहीं पता। तो आइए इस लॉ को थोड़ा डिकोड करते हैं और समझते हैं ये किस कंजर्वेशन पे मूव करता है, किस कंजर्वेशन पे फॉलो करता है, किस कंजर्वेशन को ओबे करता है। तो आइए समझते हैं, ठीक है। तो अगर ये एलिप्स है और सन है, हमें यहां ही बना दो इसको। ठीक है, तो ये पर आइए डिस्कस करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि हाँ, अगर कोई प्लानेट हो, ठीक है, कोई प्लानेट हो, ये क्या है, सन से इस प्लानेट्स का क्या है, रेडियस वेक्टर आर, ठीक है। तो ये, अगर ये प्लानेट, अगर ये सन है और ये अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है, बिल्कुल मूव कर रही है। याद रखिएगा, और दो पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो आपका अभी तक मैंने आपको नहीं बताई। तो याद रखिएगा, अर्थ अर्थ 2 पॉइंट्स पे सन के बहुत करीब होगा और 2 पॉइंट्स से पे अर्थ सन से दूर चला जाएगा। वो कौन सी पॉइंट्स हैं, जब सन अर्थ के सन जो है वो करीब सन जो है, अर्थ जो है सन के करीब होगा और अर्थ जो है सन से दूर होगा। वो कौन सी पॉइंट से, याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट से। अर्थ जब यहाँ आएगा, जब यहाँ आएगा तो ये सन से बहुत दूर होगा, क्योंकि यही लाइन होती है बहुत बड़ी लाइन, जिसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं। तो इस पॉइंट को कहते हैं एप्रीहिलियन पॉइंट, एप्रीहिलियन पॉइंट, जिसको हम अपोजी भी कहते हैं, अपोजी भी कहते हैं, या अपोजी के लिए या एप्रीहिलियन पॉइंट के लिए, वो आपको जो भी आपको सही लगे वो आप कर ले, ठीक है। अब वो दूसरी पॉइंट कौन सी है, जब सन अर्थ जो है सन के बहुत करीब होगा, वो ये पॉइंट है। अर्थ इस पॉइंट पे सन के बहुत करीब होगा, तो याद रखिएगा, इस पॉइंट को हम कहते हैं पेरीहिलियन पॉइंट, पेरीहिलियन पॉइंट, इसको हम पेरी जी भी कहते हैं, पेरी जी भी कहते हैं, ठीक है। अपोज या पेरी जी जो भी कह लें आप, वो आपको समझ है, वहां पर लेकर रख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब 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 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है जो हम समझने वाले हैं, और यही बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है जो फॉलो होता है केपलर लॉस में। तो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं कुछ केपलर के जो बहुत ही फंडा था वो समझते हैं। देखो, अगर ये मैं लिस्ट बना दूं, सपोज करते हैं जो अर्थ हमारी पहुंची है ना, वो इस पेरीहिलियन पॉइंट पे पहुंची है, यहाँ पेरी जी पॉइंट पे पहुंची है, तो ठीक है। अर्थ यहाँ पहुंची है, सपोज करते हैं हमारा अर्थ क्या है, यहाँ है, और सन तो फोकाई पे ही होगा, ठीक है। तो कुछ डीटी टाइम के बाद, कुछ डीटी टाइम के बाद अर्थ कुछ ना कुछ क्या करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी। और ये क्या है, रेडियस वेक्टर, ये भी क्या है, रेडियस वेक्टर, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। वो डिस्टेंस किसके इक्वल है, v इंटू डी टी के इक्वल है। वो सर v इंटू डी टी किससे इक्वल आया, क्योंकि डिस्टेंस होता है v मल्टीप्लाई डिस्टेंस, v मल्टीप्लाई टाइम के इक्वल होता है डिस्टेंस। हमें कहता है dt मतलब थोड़ा टाइम, छोटे टाइम के बाद स्पीड क्या थी, v थी, क्योंकि v स्पीड के कुछ स्पीड, कुछ ना कुछ डिस्टेंस का अर्थ, जब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आई, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर क्या होगा, उसको हम कहते हैं v इंटू डी टी, ठीक है। और रेडियस वेक्टर r, ये रेडियस वेक्टर r है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इसने क्या क्या होगा, एरिया भी कवर क्या होगा, क्या होगा ना, बिल्कुल क्या। और ये रेडियस वेक्टर है, ये भी रेडियस वेक्टर है,
बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। तो हम इस थोड़े से पार्ट को, कि थोड़ा मूव की अर्थ अर्थ क्या कर रही है, थोड़ा मूव कर रही है, तो इस थोड़े के पार्ट को हम ट्रायंगुलर शेप मान लेते हैं। क्या? ट्रायंगुलर शेप ही मान लेते हैं। तो इसकी एरिया ट्रायंगुलर शेप के कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगुलर शेप 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? बेस क्या है? v इंटू डी टी। और हाइट क्या है? हाइट क्या है? आर। ठीक है। तो अगर dt या मल्टीप्लाई कराए तो यहां क्या करेगा? डिवाइड करेगा। डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 v इंटू आर। यही तो आज मैंने कुछ देर पहले बात की थी कि एरिया का जो रेट होता है, एरिया का जो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है। इट मीन एरिया वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 v इंटू आर। डी ए बाई डी टी, यहां भी मास को मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी मास को मल्टीप्लाई करें, तो 1/2। ये तो जब यहाँ आएंगे तो वहां तो कोई भी प्रिंसिपल हमें नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे? मास को ऊपर भी मल्टीप्लाई करें और नीचे भी मल्टीप्लाई करें, तो क्या आ जाएगा? अब कौन सा? अब कुछ ना कुछ प्रिंसिपल हमें दिख रहा है, क्योंकि अगर ऊपर एक फार्मूला फिजिक्स का बेहतरीन फंडा बन गया है, क्योंकि एम वी आर जिसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m, एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखिएगा, इट मींस यहां मास तो कांस्टेंट है, टू तो कांस्टेंट है, इट मींस यहां एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। वही वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ये प्लैनेट्स घूमते हैं, एनर्जी क्या एनर्जी कंजर्व होती है? देखते हैं। याद रखिएगा, जब जब प्लैनेट्स जब याद रखिएगा ये प्लैनेट्स यहाँ इस पॉइंट पे आएगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? होगा कम हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बिल्कुल। तो जब ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? रेडियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? ये रेडियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ जो इसकी स्पीड होगी, यहाँ जो इसकी स्पीड होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, ये बहुत बड़ी फंडा है। यही हम जो क्या कहते हैं, बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि यार हमें ये पता नहीं है कि यहाँ स्पीड की कम होगी या नहीं होगी, ये हमें नहीं पता। तो आइए वो डिस्कस करते हैं। देखो, अगर एंगुलर मोमेंटम, अगर मैं फार्मूला लिखूं डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एम वी आर अपॉन 2m, ये किसके इक्वल है? कांस्टेंट के इक्वल है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड है ना, बिल्कुल। मास कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, और मास अगर 2m, हाँ, अगर एंगुलर मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड है। 2m तो कंजर्व्ड है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम मास भी कंजर्व्ड है, तो m कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा का वी आर। तो वी आर किसके इक्वल है? कांस्टेंट के इक्वल है। वी आर किसके इक्वल है? कांस्टेंट, क्योंकि मास मास में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ टू, कांस्टेंट है। वी आर बचेगा। वी आर किसके इक्वल है? कांस्टेंट के इक्वल है। और जहां कांस्टेंट होता है वहां क्या करते हैं? वन पुट करते हैं। इट मींस जो वेलोसिटी है वो रेडियस के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी जो रेडियस के है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब 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 यहाँ प्लैनेट्स आएगा तो इसका फोकस से रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब रेडियस कम होता है तो याद रखिएगा, जब रेडियस कम होता है तो वेलोसिटी क्या होती है? जब रेडियस कम होता है तो वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी की क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। बहुत ही बड़ा फंडा है हाँ? तो यहां से रेडियस क्या हो जाएगा? जब यहाँ एपरिहिलियन पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो रेडियस फोकस से क्या हो जाएगा? इंक्रीज। सन से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा तो रेडियस इंक्रीज होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही बहुत फंडा है। ठीक, देखिए, तो याद रखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है इस केपलर के
सेकंड लॉ में केपलर ने हमें बताया, ये बहुत बड़ी फंडा था जहां से हमने डेरिवेशन करके ये रेट भी निकाला और ये एक डिकोड भी किया इसको कि केपलर ने सेकंड पॉइंट क्या कहे थे, क्या एक्चुअली हमें समझाना चाह रहा था। तो उम्मीद है कि आपको केपलर का सेकंड लॉ समझ आया होगा। आइए केपलर का थर्ड लॉ डिस्कस करते हैं। और वो और एक पॉइंट है जो केपलर की सेकंड लॉ के हवाले से आपको बतानी है। केपलर के लॉ के हवाले से जो पॉइंट पॉइंट है वो आपको बतानी है कि ये क्या है, पेरी हीलियन या क्या है, एप्रीहिलियन। ये पेरीहिलियन और वो क्या है, एप्रीहिलियन। तो याद रखिएगा, यहाँ जो वेलोसिटी होती है, यहाँ क्या होती है वेलोसिटी v, यहाँ क्या होती है v अपोजी, इट मींस मिनिमम होती है ना, बिल्कुल। तो यहां से यहां तक क्या रेडियस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहां सन से अर्थ तक रेडियस क्या होता है, मिनिमम होता है। जब अर्थ यहाँ है तो रेडियस मिनिमम है सन से, और अर्थ जब अर्थ यहाँ है तो अर्थ सन से, अर्थ और सन के बीच में रेडियस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो वेलोसिटी है क्या है, v पेरीहिलियन। इट मीन यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है और यहाँ वेलोसिटी मिनिमम है। ठीक, लिखेंगे v अपोजी मैक्सिमम वेलोसिटी, नहीं मिनिमम वेलोसिटी मल्टीप्लाई रेडियस मैक्सिमम इज इक्वल टू v पेरीजी या पेरीहिलियन पॉइंट, और वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम, रेडियस क्या है मिनिमम। ये दोनों इक्वल होते हैं। ये डिक्रीज हो रहा था, ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है। ये तीनों क्या है, ये लॉज बन गए हैं, ये दोनों इसके इक्वल होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंडा है जो आप याद रख सकते हैं। केपलर का सेकंड लॉ इसके बारे में हमें बताता है, यही बहुत पॉइंट बताते हैं। आइए केपलर का थर्ड लॉ डिस्कस करते हैं। केपलर का थर्ड लॉ में क्या बताता है, केपलर थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। केपलर का थर्ड लॉ हमें ग्रेविटेशन के बारे में क्या बताता है वो डिस्कस करते हैं। केपलर का थर्ड लॉ में क्या कहता है, केपलर का थर्ड लॉ में ये बताता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब के। जो केपलर कहता है, जो प्लैनेट्स जो सन के अराउंड एलिप्स के फॉर्म में घूमते हैं, उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर उसके रेडियस के क्यूब के इक्वल होता है। केपलर का थर्ड लॉ हमें ये बताता है। तो आपने कहा सर ये कैसे आया, कांस्टेंट क्या है, तो हम ये आपको तभी समझ आएगा जब आप न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को समझेंगे। जब आप न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को समझेंगे, वहां हम इसको डिस्कस करेंगे और इजीली तरीके से इसको कॉन्सेप्ट को सारा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए केपलर के लॉज के कुछ प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम कैसे करेंगे केपलर लॉज ऑफ मोशन के। केपलर के लॉज के कुछ स्टेटमेंट हैं जो मैं देख लूं क्या कह रहा है। तो प्रॉब्लम मैंने बना के रखे थे तो इसलिए मैं वो उसको प्रॉब्लम क्योंकि लिख नहीं सकता मैं।
केपलर का लॉज जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या आप क्वेश्चन देख सकते हैं? स्क्रीन पे लिखा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक प्रॉब्लम नंबर 1, एक मिनट में देख लूं वीडियो चल रहा है या नहीं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में ये कह रहा है कि एक एलिप्स है, एक एलिप्स है, मैं उसकी स्ट्रक्चर जब तक बनाऊं, एक बी पॉइंट, एक ए पॉइंट, ये एम, ये क्या है, ये डी पॉइंट, ये सी पॉइंट, अब क्या कहता है समझते हैं। कह रहा है कि अगर जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, प्लैनेट्स मास एम है उसका अबाउट सन, सन जो है सन ऐसे है, ठीक है, ये सन है, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, उसके प्लैनेट से इलिप्टिकल ऑर्बिट है, प्लैनेट का मास क्या है, एम है, ठीक है। अबाउट सन, जो सन के घूम रहा है, एस है, ठीक है। तो शेडेड एरिया एस सी डी, एस सी डी, ठीक है, एस सी डी ट्वाइस द शेडेड एरिया एस ए बी। ये जो एरिया है ना, ये ट्वाइस है इस एरिया के, ये कह रहा है, ठीक है, सही। तो इफ द टी वन टाइम फॉर प्लानिट टू मूव फ्रॉम सी टू डी, अगर जो प्लानिट जो एम है ये सी टू डी मूव जब कर रहा है तो इसको टाइम क्या लग रहा है, इसको टाइम जो लग रहा है ना वो टी वन टाइम लग रहा है, ठीक है। जब सी टू डी और एंड टी टू टाइम टू मूव फ्रॉम ए टू बी, जब यहां से मूव कर रहा है तो इसको टाइम क्या लग रहा है, टी टू लग रहा है। अब पूछ क्या रहा है हमें कि इसका तो रिलेशन पता है, आइए, और इसकी एरिया, इसकी जो एरिया है, इसकी जो एरिया है ए वन एरिया, ए टू एरिया के क्या है, ए टू एरिया ए वन एरिया की क्या है, ट्वाइस है। ये भी रिलेशन याद रखिएगा, ये बहुत ही बड़ा बड़ा फंडा है केपलर्स लॉज ऑफ मोशन के लिए। आई केपलर्स लॉज ऑफ मोशन का ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे ये समझते हैं। एरिया भी दिख रहा है, टाइम भी दिख रहा है, ठीक है, हम लगा लेंगे डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, ये हम लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया वन, एरिया वन अपॉन ये टाइम क्या है टी वन इज इक्वल टू एरिया टू क्या है, एरिया वन के ट्वाइस है, और ये टाइम क्या लग रहा है यहाँ टी टू लग रहा है। तो ये एरिया कैंसिल हो जाएगा, ये टी टू यहाँ मल्टीप्लाई करा टी वन, यहाँ मल्टीप्लाई करा टी टू इज इक्वल टू टू टी वन। तो ये आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। ये प्रॉब्लम नंबर हमने 1 डिस्कस कर लिया, सॉल्व कर लिया। आइए प्रॉब्लम नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, सही। तो आइए प्रॉब्लम नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या कह रहा है कि
कह रहा है ये सन है, ये क्या है, सन है। और यहाँ क्योंकि ये प्रॉब्लम यहाँ लिखे, और मैं आपका पीडीएफ इसका शेयर कर दूंगा। A3 एरिया, दूसरा क्या करता है A2 एरिया, A1 एरिया। अब देखते हैं, कह रहा है कि प्लैनेट्स मूविंग अराउंड स्वीप एरिया A1, प्लैनेट्स मूव करते हैं वो एरिया सन से एरिया A1, एरिया A1 2 डेज में कवर करते हैं। ठीक है, प्लानेट, एक प्लानेट है जो सन के अराउंड घूमता है, एरिया जो A1 है वो 2 डेज में कवर करता है। तो एरिया जो 2 है, एरिया जो एरिया जो 2 है, एरिया 2 जो है 3 डेज में कवर करता है। और एरिया जो 6 है, एरिया जो 3 है वो 6 डेज में कवर करता है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 A2 A3, A1 रिलेशन बताइए, रिलेशन बताइए A1 A2 A3 में के बीच में रिलेशन बताइए। तो इसके क्या है, सिंपल है, da/dt A1 अपान कितने 2 डेज इज इक्वल A2 अपान 3 डेज इज A3 अपान 6 डेज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है रिलेशन बन गया है। आप ये खुद भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, जो है A1 अपान ये 2 है, 2 हो जाएगा, ये A2 अपान A2 किस 3 डेज में कर कर रहा है, तो A3 किस डेज में कर कर रहा है, 6 डेज में कर कर रहा है। बस ये रिलेशन है, आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके खुद भी आप सोल्व कर सकते हैं, रिलेशन मान सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, केपलर्स लॉज का। प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम 3 में कह रहा है कि angular momentum of planet of mass m moving around the sun in elliptical form orbit is L. Angular momentum mass, angular momentum of planet mass m, एंगुलर मोमेंटम प्लानेट का जो मास उसका m है, मूव कर रहा है सराउंड सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इज L. द मैग्नीट्यूड ऑफ एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लानेट इज, इजी है ये भी, देखो ये इजी है। देखो अगर कह रहा है कि अगर जो ये मैं सिंपल लिख देता हूँ इसको, ये सन है, एक प्लानेट है, उसका मास m है, वो सन के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, सन के अराउंड घूम रहा है, इलिप्टिकल फॉर्म में घूम रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, L है। एंगुलर मोमेंटम उसका क्या है, उसका क्या है, L है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का क्या है, L है। मैग्नीट्यूड ऑफ एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताइए। तो हमें क्या है, हमें पता है da/dt, हम था कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल है, एरियल वेलोसिटी के इक्वल होता है, और L अपॉन 2m के इक्वल होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, L/2m क्या हो जाएगा, L/2m इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम 3 भी डिस्कस कर लिया, केपलर्स लॉस के। आइए केपलर का थर्ड लॉ डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बात करता है। प्रॉब्लम नंबर 3 में डिस्कस कर रहा है, क्या कह रहा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस कॉमेट फ्रॉम सन। सपोज करते हैं ये एक शेप है, ये सन है, ये कोई प्लानेट है जिसका नाम है कॉमेट। सन से जो उसका मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है उसका सन से वो क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस उसका सन से क्या है, 8 मल्टीप्लाई 10⁻12 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस।
और मिनिमम डिस्टेंस क्या है उसका सन से, मिनिमम उसका डिस्टेंस है 1.6 इंटू 10 पावर 12 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है या फिर वेलोसिटी व्हेन नियरेस्ट सन इज, जब ये वेलोसिटी नियरेस्ट सन, सन के नियरेस्ट कौन सी वेलोसिटी होती है, पेरिजी, पेरिजी, वो पेरिजी वेलोसिटी सन के जब करीब होती है तो रेडियस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी जो पेरिजी है, मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो कितनी बता रहा है, 60 मीटर पर सेकंड बता रहा है। और कह रहा है कि बताइए जब ये प्लानेट से यहाँ पहुंचेगा, मीन एप्रीहिलियन पॉइंट पे पहुंचेगा, अपोजी भी पहुंचेगा, तो बताइए इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें फार्मूला कुछ देर पहले पढ़ा था, v वेलोसिटी अपोजी मल्टीप्लाई रेडियस क्या है मैक्सिमम, ये देखो, और वेलोसिटी पेरिजी, पेरिजी मल्टीप्लाई रेडियस क्या है, मिनिमम है, और यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो वेलोसिटी मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी बता रहा है क्या है, 60 है, रेडियस मिनिमम क्या है 1.6 इंटू 10 पावर 12 मीटर है। ठीक है, और वेलोसिटी अपोजी, अपोजी वेलोसिटी क्या पूछ रहा है, और रेडियस जो मैक्सिमम है 8 इंटू 10 पावर 12 है। इसको सोल्व कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई करा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2 इज द थर्ड इज द सोल्व, थर्ड प्रॉब्लम भी हमने सोल्व कर दिया। आइए थोड़ा केपलर लॉस के देखते हैं, कुछ आगे प्रॉब्लम हो तो हम करते हैं, वरना इसको यहीं छोड़ते हैं। नहीं, यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर मूव करेंगे ग्रेविटेशन लॉस पे, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और केपलर लॉस की प्रैक्टिस कीजिए। सैटेलाइट के कुछ प्रॉब्लम होते हैं वो काम इंशाल्लाह करेंगे। बस यहीं तक काफ़ी है, प्रॉब्लम में 3-4 कराए और ऐसे टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, और मैं पीपीटी बनाऊँ, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के करेंगे केपलर लॉस के।